प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से अरिहंत एजुकेटर्स पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर प्रिपरेशन अपनी-अपनी कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूगर्भिक संरचना की हम बात करेंगे। हम कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी विभिन्न परतों में विभाजित है। विभिन्न परतें पृथ्वी के भूगर्भ में पाई जाती हैं, जिसमें कुछ परतें ठोस है, कुछ अर्ध तरल अवस्था में और कुछ तरल अवस्था में है। इन्हीं सब परतों के बारे में हमें अध्ययन का कार्य आज करना है। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्थिति को हम समझेंगे कि पृथ्वी जो है अंदर से कैसे दिखाई देती है। ये सारी बातें सामान्य जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आंतरिक संरचना की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, उनके सोर्स, उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला नाम आता है ज्वालामुखी का। ये ज्वालामुखी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है पृथ्वी के भूगर्भ को जानने के लिए। ये स्पष्ट करता है कि पृथ्वी के भूगर्भ में कहीं न कहीं तरल मैग्मा है, तभी तो ज्वालामुखी क्रियाएँ घटित हो रही है, अर्थात पृथ्वी की एक परत या एक स्थान तरल अवस्था में अवश्यंभावी है। होम्स के कार्य को हम समझेंगे। होम्स ने जो संवहनीय तरंग ऊर्जा सिद्धांत दिया, उस आधार पर पृथ्वी को 2 भागों में बाँटा, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। इसी तरह से हम स्वेस के कार्य की भी चर्चा करेंगे। इन्होंने पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया, क्रमशः सियाल, सीमा और निफ़े। सबसे ऊपरी परत सियाल थी, तत्पश्चात सीमा और सियाल सीमा के ऊपर तेराव की अवस्था में इन्होंने मानी थी, जो आधार बना वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। आगे हमें पढ़ना है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो यहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखना, उसका आधार क्या रहा है, तो स्वेस का जो कार्य है, स्वेस का जो प्रिंसिपल है, वही उसका आधार रहा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्मोग्राफीय विधि के माध्यम से पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना की जानकारी हम प्राप्त करेंगे, जिसमें हम भूकंपीय तरंगों यानी कि पी, एस और एल वेव्स का अध्ययन करेंगे। मेनली पी और एस वेव्स के माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, विभिन्न घनत्व और अवस्थाओं का पता लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और क्वेश्चन भी मुख्यतः यहीं से उठाए जा रहे हैं, आरपीएससी द्वारा, यूपीएससी द्वारा, वीपीसीएस द्वारा और बीपीएससी द्वारा, अन्य जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम। क्वेश्चन यही देता है कि सिस्मोग्राफी विधि के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाइए। सिस्मोग्राफी विधि द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, या सिस्मोग्राफी विधि के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करते हुए सचित्र समझाइए, उचित रेखाचित्र बनाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और अन्य जो भूभौतिकी के सिद्धांत है, तापमान, दाब वगैरह, इन सब से हम पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर भूगर्भ सामान्य जानकारी में परतों की जानकारी में प्राप्त करने, क्योंकि जब हम सिस्मोग्राफ पढ़ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पृथ्वी के भूगर्भ में 3 परतें मुख्यतः हैं, भूपटल, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब ये जो परतें हैं, इनकी भी हमें विशेषताएँ देखनी होगी कि किसका घनत्व कितना है, अवस्था कैसी है, इसका भी क्या अलग-अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जैसे ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, इसी तरह से बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इन सब चीज़ों को कौन-सी मान लेते हैं, कौन-सी असममितता, कौन-सी डिसकंटिन्यूटी जो है, वो पृथक करने का कार्य करती है, जिसमें नाम आएगा मोहोविरिक, कोनार्ड, रेप्टी, लेहमैन और गुटेनबर्ग असममितता। ये 5 असममितताएँ इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बनाने में ये भी बनाया जा सकता है कि पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित मुख्य 5 डिसकंटिन्यूटीज़ को, असममितताओं को या असांतत्य परतों को समझाइए, रेखाचित्र बनाइए या उनका वर्णन कीजिए। तो हमें पता होना चाहिए कि लेहमैन कहाँ मिलेगी, कोनार्ड कहाँ मिलेगी, रेप्टी कहाँ मिलेगी, गुटेनबर्ग कहाँ मिलेगी और मोहोविरिक असममितता कहाँ मिलेगी। तभी हम उसका रेखाचित्र बना के उसको स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। फिर है सिस्मोग्राफ के आधार पर भूगर्भ को समझना, तो उसमें पूरी की पूरी हम भूगर्भ की जो एक डायग्राम है, रेखाचित्र, वो हम बना लेंगे। उससे हमें पूरा का पूरा भूगर्भ जो है वो समझ में आ जाएगा। शुरू करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सामान्य परिचय और विशेषताओं के साथ। तो पृथ्वी की प्रकृति एक ठोस गोले की तरह है। ऊपर से आप देखोगे तो आपको एक ठोस गोला दिखेगा, जो कि असमतल है। क्योंकि जब आप भू-आकृतियाँ पढ़ते हो तो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, समुद्र, नदियाँ, झीलें सब कुछ शामिल होता है। तो किसी स्थान पर जो स्थल भूपटल है वो उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है तो हिमालय है या पर्वत श्रृंखला होगी। किसी स्थान पर गहरा है तो वो झील होगी या फिर कोई गर्त होगा, कोई वी आकार की, कोई यू आकार की घाटी होगी। लैंडफॉर्म्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वापस से वो चीज़ एक बारी आप देखें। फिर है औसत घनत्व पृथ्वी का कितना है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो यूनिट है इसको जरूर याद रखना कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम और घनत्व हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में निकाले जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की हर परत का अपना अलग डेंसिटी है। सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको मिलेगी कोर की, लगभग 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक वो चला जाएगा। फिर जो मिलेगी 4.4 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की मिलेगी आपको मेंटल की।
और 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर मिलेगी आपको किसकी, तो वो मिलेगी भूपटल की। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज आपके सामने निकल कर आएगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह आग्नेय, रूपांतरित और अवसादी सेलों तथा विभिन्न प्रकार के खनिजों से निर्मित संरचना है। पृथ्वी की संरचना की बात हो रही है कि इसमें बहुत सारे खनिज मिलेंगे आपको, बहुत सारे आग्नेय, रूपांतरित और अवसादी प्रकार की चट्टानें देखने के लिए मिलेगी। यही मैं बता दूं, सबसे पहले जो आग्नेय चट्टान नीस और ग्रेनाइट की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में, या यूं कह सकते हैं एजोइक काल में। वहीं अवसादी सेलों की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी सियोनोजोइक काल में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कैम्ब्रियन काल में अवसादी सेलों की, विश्व की पहली अवसादी सेलों की उत्पत्ति हुई है। रूपांतरण जो है वो धीरे धीरे होता रहेगा इन परतों का। पृथ्वी की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ हुई, जिसके केंद्र में अधिक घनत्व के पदार्थ थे। यानी कि ब्रह्मांड, बिग बैंग थ्योरी आपको पता है, उस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, आरएस में वो बिग बैंग थ्योरी नहीं है तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता दें कि बिग बैंग थ्योरी में एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था, जिसके बाद में पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बना और साथ साथ में पृथ्वी का भी विकास हुआ। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही हम किसकी उत्पत्ति मानते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन पृथ्वी में सतह से केंद्र तक विभिन्न घनत्व और अवस्था की परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में व्यापक जटिलता है। पृथ्वी का केंद्र भारी धातुओं से बना है, इसलिए घनत्व क्या है इसका, सर्वाधिक है। ये आपको पॉइंट नोट करना है कि यह भारी धातुओं से बना है, निकल और फेरस प्रधान संरचना है, इसलिए क्या है, सबसे ज्यादा घनत्व, डेंसिटी अपने अंदर समाहित करके रखता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। फिर है जानकारी की बात करेंगे, सोर्स क्या हमारे पास, तो सबसे पहला सोर्स है ज्वालामुखी का अध्ययन, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे ज्वालामुखी क्रिया का उद्वेलन होगा, उद्गार होगा, चाहे वो दरारी उद्गार हो या वो एक सेंट्रिफिक उद्गार हो, केंद्रीय उद्गार हो, इन सबसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पिघली हुई परत क्षेत्र के होने की पुष्टि होती है कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई एक परत है, वो पिघली हुई अवस्था में है या वो मेग्मा के रूप में। इसीलिए जब वो मेग्मा है तभी तो वो बाहर आ रहा है, जलवाष्प के संपर्क में आएगा तो जलवाष्प क्या करेगी, चट्टानों को तोड़ने का कार्य करेगी। आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर जब बहुत ज्यादा ही टाइट हो जाता है, उसकी सीटी नहीं लगती, तो वो फटने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही यहाँ मानकर चलो कि बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, जलवाष्प है, गर्मी है, तो फटने की कोशिश करेगा और फाड़ के, चट्टानों को फाड़ के बाहर आएगा, तो केंद्रीय उद्गार होगा। ज्वालामुखीता की क्रिया यही है, ज्वालामुखी में हम ये चीजें करेंगे। फिर यह मैग्मा का स्रोत होता है, अतः भूगर्भ में गर्म स्थल है, गर्म क्षेत्र है, हॉट स्पॉट है, हॉट जोन है, आदि पाए जाते हैं। ये हमने एक डायग्राम आपको पहले ही बताया था, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के समय में। तो वो डायग्राम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहाँ हॉट जोन थे और वहीं से संवहनीय ऊर्जा तरंगे, होम्स ने यही कहा था, तो संवहनीय ऊर्जा तरंगे वहां से निकल रही थी। आगे बढ़े, प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं के कार्य में एक तो आएंगे स्वेस का कार्य, दूसरा आएगा होम्स का कार्य। और भी बहुत सारे भूगोलवेत्ता हुए हैं, लेकिन इन दो के कार्य इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इन्होंने आगे वाले सिद्धांतों को आधार प्रदान किया। जैसे स्वेस ने आधार प्रदान किया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, वेगनर के, और जो होम्स का कार्य था, होम्स का सिद्धांत था, उसने कार्य किया था प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को, बल दिया था या आधार प्रदान किया था। तो सबसे पहले स्वेस के कार्य की बात करें तो पृथ्वी को सतह से केंद्र तक तीन मुख्य परतों में इन्होंने क्या किया है, विभाजित किया। सबसे पहली परत को इन्होंने सियाल माना है, जो सिलिका और एल्यूमिनियम प्रधान संरचना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। दूसरी परत को इन्होंने सीमा माना है, जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। तीसरी परत को इन्होंने निफे कहा है, जो निकल और फेरस से बनी हुई है। तो अगर आपसे कह दे कि स्वेस के कार्यों का तुलनात्मक परीक्षण कीजिए, तो आपको ये तुलना भी दिख गई, सियाल, सीमा और निफे। ओके, इसके अलावा आपसे यूं कह दे कि भाई स्वेस के कार्यों को समझाइए, तो एक तो आप डायरेक्ट पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे, एक आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। तो नंबर आपको हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा मिलेंगे पॉइंट फॉर्म में। और अगर आप इस तरह से एक सारणी बना के रिप्रेजेंट करते हैं, सारणी बना के इसको समझाते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, तो आपको बकायदा ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस है, क्योंकि टू द पॉइंट बात इसमें की गई है। 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। एक छोटा सा डायग्राम भी आपको बनाना होगा, वो इस प्रकार से, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ऊपरी परत जो है वो किसकी आ जाएगी, सियाल की, यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे ऊपरी परत है, तकरीबन 50 से 300 किलोमीटर क्या है, ये गहरी मानी जाती है। इसके बाद कई बुक्स में 300 लिया हुआ है, कई में 1000 से 2000 लिया। आप मान के चले 300 से लेकर 2000 मीटर की गहराई तक, क्या किलोमीटर की गहराई तक क्या मिलेगी आपको, सीमा देखने के लिए मिलेगी। और फिर इसके बाद 2000 से केंद्र तक क्या मिलेगी, निफे की संरचना देखने को मिलेगी। ये डायग्राम देखें चाहे ये डायग्राम देखें, एक ही बात है। ये पृथ्वी का पूरा हिस्सा, इसको काट कर यहाँ पर रखा हुआ है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखिए, सियाल की बात करें तो ऊपरी परत है, सतह से 50 से 300 किलोमीटर तक विस्तृत है। महाद्वीपों का जो निर्माण है उसके लिए उत्तरदायी कौन सी परत रहेगी, सियाल रहेगी। अब महाद्वीप है, सियाल है, यानी कि कैसी संरचना मिलेगी आपको, ग्रेनाइट प्रधान मिलेगी। तो यहाँ ग्रेनाइट प्रधान चट्टानें पाई जाती है, ठोस अवस्था में है और घनत्व इसका क्या है, कम है। किससे कम है, तो सीमा से कम है, निफे से भी कम है। यानी कि इन तीनों परतों में सबसे कम घनत्व किसका है, सियाल परत का, ये हमें ध्यान में रखो।
तत्पश्चात बात आती है सीमा परत की, तो मध्यवर्ती परत है, सियाल के नीचे स्थित है, 300 से 2000 किलोमीटर, 300 से 2000 किलोमीटर तक तरल अवस्था में है या अर्ध तरल अवस्था में कहेंगे। सागरों के नितल का निर्माण होगा, उच्च घनत्व है, बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता, क्योंकि सागरों का नितल है तो आपको पता होना चाहिए किसकी प्रधानता मिलेगी आपको, बेसाल्ट की। आगे आप पढ़ेंगे हेरियस का सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, जिसमें जो केंद्रीय सॉरी जो दरारी उद्गार होगा, जब ज्वालामुखी क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा कि दरारी उद्गार के माध्यम से सागर तल जो है प्रसारित हो रहा है, सागर तल फैल रहा है, उसमें बेसाल्ट निर्मित संरचना आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है निफे, निकल और फेरस प्रधान संरचना, केंद्रीय परत है, सर्वाधिक घनत्व की परत है, पृथ्वी में चुंबकत्व का कारण यही परत है। यानी कि आपसे यदि पूछ ले कि निफे परत किसका कारक है, तो हम कहेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व और पराग चुंबकत्व का जो गुण है, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो गुण है वो किसके कारण है, वो निफे के कारण है। निकल और लोहा प्रधान परत है, ये सारी बातें होंगी। तो स्वेस का कार्य आपसे कह दे 5 नंबर में या 50 शब्दों में आपको स्वेस का कार्य समझाना हो, तो आप ये स्वेस के कार्य की चर्चा इस तरह से कर सकते हैं, सियाल, सीमा और निफे। और स्वेस ने ये कहा कि कम घनत्व की सियाल परत उच्च घनत्व की सीमा परत पर तेराव की दशा में है, तेराव की अवस्था में है। यही वेगनर के सिद्धांत का आधार बना था। वेगनर ने कहा था कि चंद्रमा और सूर्य के बलों के कारण पेंजिया अलग अलग भागों में विखंडित हुआ, इसके कारण उनमें गति प्रारंभ हुई और सागर नितल के ऊपर तेराव की अवस्था है, स्थलीय भाग। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर है महत्व की बात करें, महाद्वीप सियाल निर्मित तथा जो आपके सियाल है सीमा निर्मित है, सागर जो है वो सीमा निर्मित है और तरल अवस्था में तेराव की अवस्था में है। महत्व, स्वेस का कार्य वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आधार बना, माना गया कि पेंजिया महाद्वीप पैंथालसा महासागर के ऊपर तेराव की अवस्था में माना गया। तो ये हो गया स्वेस का कार्य। होप सो कि आपको समझ में आया होगा स्वेस ने क्या कहा। स्वेस ने कहा 3 भागों में बांट दो, सियाल, सीमा और निफे में। अब होता क्या है कि गहराई में कोई गया नहीं है, कोई साइंटिस्ट गहराई में नहीं जा सकता, उनकी सब परिकल्पना होगी या उनकी स्टडीज होगी। अब यहाँ तो परिकल्पना चल रही है, लेकिन जब हम बात करेंगे स्टडीज की, तो आप सिस्मोग्राफी विधि पढ़ोगे, जिसमें भूकंपीय तरंगों का प्रॉपर स्टडी की गई, प्रॉपर अध्ययन किया गया, तब पता लगा कि पृथ्वी की अलग अलग परतें किस प्रकार से डिफाइन की हुई है, किस प्रकार पृथ्वी के अंदर विभिन्न परतें समाहित है, विभिन्न अवस्था में है और विभिन्न घनत्व की परतें। नेक्स्ट होम्स के कार्य की बात करें। होम्स के कार्य का आधार क्या रहा, तो ज्वालामुखीता रही एक, तो कि ज्वालामुखी कहां से आ रही है वो आधार है, तथा भूगर्भिक गर्म क्षेत्र की अवधारणा। ठीक है, इसको हटाओ, गलत लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, तथा भूगर्भिक गर्म क्षेत्र हॉट जोन की अवधारणा रही, और भूभौतिकी नियम यथा ताप, दाब, घनत्व, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत आदि थे। यानी कि एक चीज थी कि अगर आप पृथ्वी की गहराई में जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होगी यदि आप 32 मीटर की गहराई में चले जाओ। अब ये चीज कांस्टेंट नहीं रहती, अगर ये कांस्टेंट रहती तो हमारा जो केंद्र था वो तरल अवस्था में होना चाहिए था, लेकिन केंद्र हमारा ठोस अवस्था में क्यों है, क्योंकि एक तो ये चीज कांस्टेंट नहीं रहती, दूसरा रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है उनकी मात्रा कम हो जाती है। तो ये आगे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। तो होम्स के अनुसार क्या है, इसने आगे आप देखोगे तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत की व्याख्या करने में इसने मदद की थी। सिद्धांत में होम्स के अनुसार पृथ्वी की गहराई की ओर तापमान में वृद्धि होती है, जिसकी दर है 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर। यानी कि 32 मीटर की गहराई पे यदि हम जाएं तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस मात्रा बढ़ती बढ़ी हुई दिखाई देगी, यानी कि 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने के कारण इन्होंने कहा गहराई के साथ दाब में वृद्धि होना। बहुत सही बात है कि गहराई में जाते जाएंगे तो पूरे पृथ्वी के जो स्थल मंडल है उसका दाब लगेगा, और जब दाब लगेगा यानी कि तापमान में वृद्धि होना स्वाभाविक है। साथ ही रेडियो सक्रियता को भी गहराई में तापमान बढ़ाने का कारण बताया। रेडियो सक्रिय है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है यहाँ पर मौजूद है। अब पृथ्वी की गहराई में जब तापमान बढ़ेगा तो उनमें विखंडन और संलयन की क्रिया घटित होनी है, और विखंडन और संलयन की क्रिया घटित होने के कारण ऊर्जा एमिट करेंगे, और उसी ऊर्जा के कारण क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, और जिसके कारण 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा 32 मीटर की गहराई पर जाने पर। लेकिन ये चीज कांस्टेंट नहीं रहने वाली। आगे देखें, इन्होंने 2 भागों में बांटा, ऊपर को कहा क्रस्ट भूपटल, दूसरे कहा अर्ध परत या सब स्ट्रेटम, इसको कहा मेल्टिंग पॉइंट, चट्टानों का पिघलना यहाँ शुरू हो जाता है। लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक क्या है आपके भूपटल है, उसके बाद में पूरा का पूरा सेंटर तक क्या माना, सब स्ट्रेटम माना, अध्यय परत उन्होंने मानी है। इस प्रकार 2 परतें निर्धारित की। भूपटल औसत 100 किलोमीटर तक की स्थित ठोस कम घनत्व की परत है, सियाल एवं सीमा के ऊपरी भाग से निर्मित है। यानी कि सियाल है इसमें, आपने पहले पढ़ा सियाल, सीमा और निफे। तो इनके अनुसार क्या है कि सियाल और ऊपरी सीमा से क्या बना है, भूपटल बना है, क्रस्ट बना है, ये इनका मानना। इसके बाद अगर हम बात करें, ऊपर दिखाई देगा, इसके बाद सीमा का निचली भाग और निफे से क्या बना है, वाइफ नहीं, निफे से क्या बना है, तो ये बना है आपका अध्यय परत, ये अध्यय परत बना है, सब स्ट्रेटम बना है। ये चीज ध्यान रखनी है।
तो अगर आपसे कह दें कि होम्स के कार्यों को समझाइए या होम्स के द्वारा जो पृथ्वी की संरचना का वर्णन किया गया है उसको समझाइए, तो उम्मीद है आप समझा पाएंगे आसानी से। होम्स ने कहा कि ज्वालामुखी, ताप, दाब इन सबको आधार बनाया। इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी में तापमान बढ़ता है, गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा यदि आप 32 मीटर की गहराई पे जाओगे। उसके पीछे इन्होंने 2 कारण दिए, एक तो दाब में वृद्धि होगी तो तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि भाई अंदर पृथ्वी की गहराई में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलेंगे, और जो वो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, वो पदार्थ संलयन और विखंडन की क्रिया करेंगे, ऊर्जा एमिट करेंगे, तो वहाँ तापमान बढ़ेगा और चट्टानें गलना शुरू हो जाएँगी। उसको उन्होंने क्या कहा? अधः परत कहा। अब इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया पृथ्वी के भूगर्भ भूगर्भ को, एक तो क्रस्ट जो कि 100 किलोमीटर तक माना, और दूसरा इन्होंने माना अधः परत जो कि 100 से केंद्र तक। और अधः परत में ही चट्टानें पिघलना शुरू करती है, ये इनका मानना था, ये इनके कार्य थे। ठीक है, अधः परत 100 किलोमीटर के बाद केंद्र तक की परत है, निचली सीमा और निफे से निर्मित परत माना है। ऊपरी भाग अर्ध तरल अवस्था में है क्योंकि लगभग 100 किलोमीटर के बाद तापीय अधिकता के कारण चट्टानें पिघलने लगती है। यहीं से तापीय ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, और यही तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण हेरी हेस का सागर नितल परीक्षण सिद्धांत आया। इसी होम्स के संवहनीय ऊर्जा कन्वेक्टिव वेव तरंग वेव जो आपका नियम है, उसके कारण ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सामने आएगी आपकी। यानी कि ये प्रिंसिपल जो है कई सिद्धांतों का आधार बनकर सामने आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तापीय ऊर्जा तरंग की अवधारणा ने प्लेट विवर्तन सिद्धांत को आधार प्रदान किया और अंतर्जात बल को समझने में सहायता की। इंडोजेनिक फोर्सेस जो है, उत्थान, दंसान, वलन, क्षेपण, इन सब के बारे में अपन ने जाना। ठीक है, आगे देखिए। फिर है पृथ्वी के केंद्रीय परत के ठोस अवस्था में होने का कारण क्या है, जबकि तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है 32 मीटर की दर के हिसाब से। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखिए, तो पृथ्वी के केंद्र पर हम जा रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है 32 मीटर की गहराई पर जाने पर, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि दाब में वृद्धि होगी तो तापमान में वृद्धि होगी, निश्चित है। यदि दाब में वृद्धि होगी तो घनत्व में भी वृद्धि होगी, और जब चट्टानों का घनत्व बढ़ेगा तो पदार्थों के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट में भी वृद्धि होगी, यानी कि केंद्र पर इतना अधिक गलनांक, इतना अधिक मेल्टिंग पॉइंट होगा कि वहां चट्टानें गर्म तापमान होने के बाद भी पिघल नहीं पाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो चुका है डेंसिटी के कारण। दूसरा, इस चट्टान गलनांक बिंदु में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, अतः पृथ्वी का केंद्र अधिक तापमान होने पर भी पिघल नहीं पाता और ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त गहराई के साथ रेडियो सक्रिय पदार्थों में कमी आती है, जिसके कारण 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मीटर की तापमान वृद्धि दर केंद्र तक नहीं बनी रह पाती। इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप जो रेडियो सक्रिय पदार्थों के बारे में बात कर रहे थे, वो गहराई तक कांस्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि 100 किलोमीटर के बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ मिलना स्वाभाविक सी बात नहीं। तो वहाँ गहराई में संलयन और विखंडन की क्रिया नहीं होगी। जब संलयन विखंडन नहीं है, तापमान नहीं है तो चट्टानें पिघल भी नहीं रही। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको लिखना आना चाहिए। ये पॉइंट फॉर्म में अपन ने बताया हुआ है कि अगर आपसे पूछ ले क्या कारण है 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है 32 मीटर की गहराई पर जाने पर, फिर भी पृथ्वी का जो केंद्र है वो ठोस अवस्था में है, तब आपको ये चीज़ आपको बतानी होगी। उसमें आप कहेंगे कि भई कि तापमान तो बढ़ रहा है लेकिन दाब बढ़ने के कारण घनत्व भी बढ़ रहा है, और घनत्व बढ़ने के कारण चट्टानों का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जा रहा है। उस मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण चट्टानें पिघल नहीं पा रही और वो ठोस अवस्था में है। दूसरा, जो यह सामान्य दर है ताप बढ़ने की 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मीटर पर, यह कांस्टेंट नहीं रहने वाली, नियत नहीं रहने वाली, क्योंकि गहराई में जाने पर रेडियो सक्रिय पदार्थों की जो उपलब्धता है या रेडियो सक्रिय पदार्थों की जो क्रियाएँ हैं, वो घटना कम हो जाएगी, वो मिलेंगी नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि नहीं होगी। तो ये एक आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। ये हो गया होम्स का कार्य, तो स्वेस का कार्य हो गया, होम्स का कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सिस्मोग्राफ एवं भूकंपीय तरंगों तथा आंतरिक संरचना के बारे में जानना। सिस्मोग्राफ विधि क्या कह रही है, इसको जाने सबसे पहले कि यहाँ एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जहाँ एक तो है आपके पास भूकंप मूल, ये है आपका कौन-सा भूकंप मूल है। क्लियर है ये बात? अब इस भूकंप मूल से सबसे पहले जो तरंगें उत्पन्न होगी वो होंगी पी वेव्स, जो कि सबसे पहले अधिकेंद्र पर जाएगी, जो भूकंप मूल के ठीक लंबवत पृथ्वी की सतह पर होगा अधिकेंद्र, या इसी को हम कहते हैं एपिसेंटर। इस एपिसेंटर पर सबसे पहले कौन-सी तरंगें जाएगी? पी तरंगें जाएगी। एपिसेंटर पर पी तरंगों के पश्चात दूसरी तरंग कौन-सी जाएगी? एस तरंगें चली जाएंगी।
और एपिसेंटर में उसके पश्चात तीसरी तरंग चालू होगी, वो होगी एल वेव्स, या जिसको हम कहते हैं धरातलीय तरंगे, लव वेव्स कहते हैं। इस तरह से एक रेले तरंगे हैं, वो भी आएगी जिसमें साउंड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ तरंगे हैं। हम भूकंप के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं भूगर्भिक संरचना के बारे में। अब भूकंप की थोड़ी सी मैं अगर आपको जानकारी दूं, 3 प्रकार के भूकंप होते हैं, कम उथले भूकंप, है ना? और गहरे भूकंप। तो उथले, कम गहरे और गहरे यूँ मान लें। उथले का मतलब है बहुत ही ऊपर आने वाले भूकंप, जिससे सबसे ज़्यादा विनाश होता है। लेकिन भूगर्भिक संरचना की जानकारी कोई खास विशेष प्राप्त आपसे नहीं होती। दूसरा होता है कम गहरे, 50 से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के मध्य गहराई वाले भूकंप होंगे, और तीसरे होते हैं अधिक गहरे, जो 700 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होती है। ये जो 700 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होने वाले भूकंप है, इनकी ही तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें मिलती है, सिस्मोग्राफी विधि के माध्यम से। ये चीजें हमें देखनी है, ये कैसे कार्य करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानें कि भाई होता क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, पहले तो ये देखेंगे। सिस्मोग्राफ एक विधि है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं। भूकंप मूल वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे पहुंचती है। पी तरंगे पहुंचेगी सबसे पहले सतह पर होगा, भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर होता है। ये आपके भूकंप मूल है, तो ठीक इसके समकोण पर क्या मिलेगा, अधिकेंद्र देखने के लिए मिलेगा। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना की अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक जानकारी भूकंपीय तरंगों के सिस्मोग्राफी अध्ययन से हो सकी। इसके विभिन्न अवस्था एवं घनत्व की परतों का निर्धारण किया जा सका। ये जानकारी है, सामान्य नॉलेज है। पृथ्वी के भूगर्भ में भूकंप की उत्पत्ति भूकंप मूल से होती है। यहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है और पृथ्वी की सतह की ओर गमन करती है। इन तरंगों को सिस्मोमीटर की सहायता से ग्राफीय रूप में अंकित या रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। एक बार याद करना है, सिस्मोग्राफ कहते हैं। यानी कि जो भूकंपीय तरंगे हैं, इनको हम सिस्मोग्राफ के द्वारा नोट करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे ही इनकी गति में चेंज आता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, कोई न कोई अवस्था में परिवर्तन हुआ है, डेंसिटी में परिवर्तन हुआ है। जब अचानक से परिवर्तन आता है तो हम ये समझते हैं कि कुछ संक्रमणीय क्षेत्र आया है, कुछ या तो डिसकंटिन्यूटी इसको कहेंगे या असंतुलित क्षेत्र कहेंगे, जहाँ अचानक से डेंसिटी में चेंज होने से तरंगों में विचलन भी अचानक से देखने के लिए मिलेगी। सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों की गति, दिशा और विचलन का अंकन होता है। भूकंपीय तरंगों के मापन की यह विधि सिस्मोग्राफिक विधि कहलाती है। समझ में आ गई बात कि हम भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं सिस्मोग्राफ। अब इसमें करेंगे क्या? सिस्मोग्राफ विधि द्वारा भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से यह तथ्य ज्ञात होता है कि भूकंपीय तरंगें माध्यम के घनत्व और अवस्था में प्रत्यक्षतः प्रभावित होती है। यानी कि माध्यम के घनत्व एवं अवस्था में परिवर्तन के साथ तरंगों की गति और दिशा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, विचलन होना शुरू होगा। इस तरंगे जो है 103 से 105 डिग्री कोण में विचलन ले जाएंगी। जहां भूगर्भ में दो भिन्न प्रकृति की परतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है या पाई जाती है, वहां अशांतता के कारण इन तरंगों की गति एवं दिशा में अचानक परिवर्तन हो जाता है। और अचानक परिवर्तन जब होगा, इसी आधार पर पृथ्वी के भूगर्भ में मुख्य परतों के साथ अशांतता परत का भी निर्धारण हो सका। यानी कि आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर तो मिला ही मिला, साथ में अशांतता परतें भी आपने को देखने के लिए मिलेंगी। तो ये बातें हैं। भूकंपीय तरंगों के प्रकार की बात करें तो भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है। एक होता है पिंड तरंगे, दूसरी होती है धरातलीय। पिंड तरंगे जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में गमन करती है, आंतरिक भागों में चलती हुई दिखाई देती है, वो पिंड तरंगे हैं। और उन्हीं का अध्ययन करके हम किसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, अपने पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। आंतरिक भागों में गमन करती हुई सतह पर आती है पिंड तरंग, इससे पृथ्वी की आंतरिक दिशा का पता चलता है और विभिन्न परतों का निर्धारण हो सका। दो प्रकार की होगी, एक तो होगी प्राथमिक तरंगे जिसको पी वेव्स कहेंगे, और दूसरी होंगी कौन सी, द्वितीयक तरंगे जिसको एस वेव हम कहेंगे, सेकेंडरी तरंगे कहेंगे। इसी प्रकार से धरातलीय तरंगे अधिक केंद्र से उत्पन्न होकर संपूर्ण धरातल पर गमन करती है, इसे धरातलीय तरंग कहते हैं। तरंगों के माध्यम से धरातल की विभिन्न घनत्व के क्षेत्रों की प्राप्ति होती है। जैसे कोई पठार है, उसका डेंसिटी की प्राप्ति होगी। जैसे कोई पठार, मरुस्थल, मैदान, इन सब की डेंसिटी की प्राप्ति या इन सब की डेंसिटी की जानकारी कहाँ से मिलेगी, आपको धरातलीय तरंगों के माध्यम से मिलेगी। यह भी दो प्रकार की होती है, लव तरंगे और रेले तरंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है लव तरंग। फिलहाल भूकंप में हम रेले तरंग लव तरंगों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम मार्केली स्केल, रिचर स्केल के माध्यम से ज्ञात करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, भूकंप जो है कितनी तीव्रता का है। हम पढ़ते हैं ना, 6.9 तीव्रता का भूकंप आया, 7 तीव्रता का भूकंप आया। तो ये चीजें हैं। अब बात करेंगे, इन समस्त भूकंपीय तरंगों की गति माध्यम के घनत्व में वृद्धि के साथ बढ़ती चली जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कोई भी तरंग हो, पी हो, एस हो या एल हो, यदि डेंसिटी में वृद्धि होगी तो इनकी गति में भी क्या देखने को मिलेगी, आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। इस आधार पर गहराई के साथ तरंगों की गति में क्रमशः वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि सतह से पृथ्वी के अंदर तक घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन सिस्मोग्राफ पर ऐसा नहीं पाया गया।
और जब नहीं पाया गया तब पता लगा कि पूरी पृथ्वी ठोस तो नहीं है, क्योंकि डेंसिटी जब चेंज होगी जब आपकी अवस्था चेंज होगी, वो अर्ध तरल होगी, वो तरल होगी तो पूरी तरह से आपकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। हालाँकि घनत्व बढ़ेगा, लेकिन जो गति है वो अचानक से कम ज़्यादा देखते दिखाई आपको देगी। भूगर्भ में सामान्यतः गहराई के साथ भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि होती है, लेकिन भूगर्भ में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ गहराई के साथ तरंगों की गति में कमी आती है। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि ऐसे क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों की प्रकृति अवस्था परिवर्तन से निर्धारित होती है, कि वहाँ परत की अवस्था में परिवर्तन आया है। भूगर्भ की जानकारी के लिए हमें सामान्यतः इन तीनों तरंगों की विशेषताओं को जानना होता है, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना होता है। ये तरंगों का अध्ययन आप इस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले है प्राथमिक तरंगे, फिर है द्वितीयक तरंगे और तीसरी है धरातलीय तरंग। हम प्राथमिक तरंग की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम तरंग उत्पन्न होती है जो अधिकेंद्र पर पहुंचती है। औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है, यानी कि आगे पीछे इसके कण जो है आगे पीछे जो है गति करेंगे। फिर है सभी माध्यम में गमन कर सकती है, ठोस हो तरल हो इसमें गमन कर जाएगी, और ठोस में गति तरल माध्यम से अधिक होती है, यानी कि ठोस अगर माध्यम है, मीडियम ठोस है, सॉलिड है, तो उसमें गति कहीं अधिक होगी, बशर्ते वह माध्यम क्या हो, लिक्विड हो, वो स्टेट क्या हो, लिक्विड हो। क्लियर होगी बात। इसी तरह से द्वितीय तरंग जो पी तरंग के बाद अधिक केंद्र पर पहुंचती है उनको हम सेकेंडरी तरंगे कहेंगे। औसत गति है 3.5 से 4.5 किलोमीटर पर सेकंड। अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे यानी कि ऊपर नीचे इसके कण जो है गति करेंगे और केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है, तरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस माध्यम में प्रवेश नहीं करती, तरल। और भूगर्भ में कुछ स्थान ऐसे मिलेंगे जहां एस तरंगे प्रवेश नहीं करती, अतः हमने उस परत को तरल अवस्था में स्वीकार किया। यानी कि हमें नहीं पता पृथ्वी की भूगर्भ संरचना कैसी है, हम इन तरंगों का अध्ययन करके इनकी विशेषताओं का अध्ययन करके पता लगा रहे हैं कि हाँ यह तरल हो सकता है, यह अर्ध तरल हो सकता है, यह ठोस है, यह बहुत ज्यादा घनत्व वाला ठोस है। क्लियर है, गहराई में कोई भी नहीं जा पाएगा। फिर धरातलीय तरंगे अधिक केंद्र से उत्पन्न होकर संपूर्ण धरातल पर गमन करेगी। एवरेज गति है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन सबसे विनाशकारी तरंगे यही मानी जाती है। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों प्रकृति की हैं, सभी माध्यम में गमन करती है और बेसाल्ट में ग्रेनाइट की तुलना में अधिक गमन करती है, यानी कि सागर नितल में कहीं तेज गति करेगी, बशर्ते महाद्वीप के जो ग्रेनाइट संरचना है उससे। ठीक है। अब इन तरंगों के विशेषताओं के आधार पर जब हमने सिस्मोग्राफी का अध्ययन किया तो हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई, और वो जानकारी इस प्रकार से है, जिन क्षेत्रों में प्राथमिक एवं द्वितीय तरंगों की उपस्थिति के साथ, यानी कि दोनों प्रेजेंट है, उपस्थिति के साथ गहराई में जाने पर वृद्धि होती रही, गति में वृद्धि होती रहे, ऐसे क्षेत्र ठोस अवस्था में माने। यानी कि पी तरंगे मौजूद है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट को मैं ऐसे टिक कर देता हूं, ठीक है, यानी सही। एस तरंगे भी क्या है, प्रेजेंट है। और जैसे जैसे गहराई जा रही है, गहराई बढ़ रही है, तो इनकी जो वेलोसिटी है उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऐसी कंडीशन को आप क्या कहेंगे, वह जो माध्यम होगा वो किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा, सॉलिड स्टेट में। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, गहराई के साथ जहां पी वेव्स और एस वेव्स दोनों तरंगों की उपस्थिति बनी रहे, यानी कि पी भी प्रेजेंट है, एस भी प्रेजेंट है, लेकिन गति में कमी आ गई, ऐसे क्षेत्र को अर्ध तरल अवस्था में माना गया, क्योंकि तरल होता तो एस तरंगे जाती ही नहीं। क्लियर होगी बात। ठोस है, तरल भी है, यानी कि अर्ध तरल, ना पूरी तरह ठोस ना पूरी तरह से तरल, आप कहेंगे इसको प्लाज्मा जैसी संरचना देखने के लिए मिलेगी। यहीं पर आपको मेंटल का छोर दिखेगा, यहीं मेंटल प्लूम दिखेगा, यहीं आपको होर्जोन दिखेंगे, यहीं आपको संवहनीय तरंग ऊर्जा निकलते हुए दिखेगी। तो जो अर्ध तरल मंडल है, स्टेनोस्फेयर है, प्लास्टिक डुबल मंडल है, माना गया भूगर्भ में लगभग 100 से 200 किलोमीटर के मध्य का इस भाग को अर्ध तरल अवस्था में माना गया और इसे लो वेलोसिटी जोन कहा गया, डिक्लेयर किया गया। क्यों? क्योंकि पी और एस दोनों तरंगे मौजूद है, उपस्थित है, पर उनकी गति में क्या आ रही है, कमी आ रही है, और ऐसा कब होगा, जब अवस्था परिवर्तित होगी। तीसरा पॉइंट है, गहराई में जिन क्षेत्रों में अस्तरंगे प्रवेश नहीं करती, यानी कि अस्तरंगे कहां प्रवेश नहीं करती, तरल अवस्था में प्रवेश नहीं करती, लेकिन पी तरंगे प्रवेश कर रही है और उनकी गति में क्या आ रही है, कमी आ रही है। पी तरंगों ने प्रवेश तो किया पर उनकी वेलोसिटी में क्या आ गई, गति में क्या आ गई, कमी आ गई, यानी कि अवस्था कैसी होगी, तरल अवस्था होगी। अतः पृथ्वी के बाह्य कोर का तरल अवस्था में होना इसी आधार पर स्वीकार किया गया। ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जिसके माध्यम से हमने पृथ्वी के विभिन्न परतों का निर्धारण किया, और कंक्लूजन क्या निकला कि हमने पृथ्वी को तीन भागों में विभाजित किया, तीन परतों में विभाजित किया। पहला है भूपटल या क्रस्ट, जिसकी औसत 33 किलोमीटर भाग 33 किलोमीटर तक गहराई मानी जाती है। फिर है जो ठोस अवस्था में, क्योंकि पी और एस दोनों तरंगे विद्यमान हैं, गति क्रमशः गहराई के साथ वृद्धि होती है, भूपटल हो गए।
इस तरह से मेंटल या जिसको प्रवार कहेंगे या सब स्ट्रेटम इसको कहा जाता है, औसत 33 से 2900 किलोमीटर तक का भाग है। यहाँ लगभग 100 से 200 किलोमीटर के मध्य पी और एस की गति कम हो जाती है। अतः अर्ध अवस्था में जिसे प्लास्टिक ध्रुव मंडल कहते हैं और निम्न गति का मंडल भी कहते हैं, लो वेलोसिटी जोन भी इसको कहेंगे। शेष मंडल में गहराई के साथ पी और एस तरंगों की गति में वृद्धि होती है और यह संपूर्ण भाग ठोस अवस्था में माना जाता है, तो मेंटल की। फिर है अंतरतम की बात करें तो 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक हम कोर मानते हैं। आगे हम अभी डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या चीज हमने पढ़ी है, और फिर वापस से आप इसको जब रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ 2900 से 2150 तक पी तरंगों की गति में कमी आती है, इस तरह के प्रवेश नहीं करती, यानी कि ये क्या है, बाह्य कोर है जो कि तरल अवस्था में है। और उसके बाद 5150 से जो आपका केंद्र है वहां तक किलोमीटर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ लेती है पी तरंगे। एस तरंगे अभी भी प्रवेश नहीं कर रही, तो पी तरंगे वहां गमन करती हैं। उच्चतम ठोस दिखेगा और वो किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। केंद्र है जो किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। इसी तरह से दो शांतित्य परतों का निर्धारण हुआ था, तो पहली थी मोहो असममितता और दूसरी थी गुटेनबर्ग। मोहो किन के मध्य है, तो दो ऐसा तीन मुख्य परतों के मध्य दो असंतुलित परतें मिली जहां ऊपरी और निचले भाग में घनत्व में अंतर पाया जाता है। यानी कि जहां डेंसिटी में चेंज आ रहा है, जहां दो परतें अलग अलग हो रही हैं, जुड़ रही हैं, उस एरिया में आपको क्या मिलेगी, डिसकंटिन्यूटी प्लेट्स, परतें जो देखने के लिए मिलेगी। तो डिसकंटिन्यूटी में मोहो डिसकंटिन्यूटी भूपटल और मेंटल के मध्य है, और दूसरी गुटेनबर्ग है जो मेंटल और आपके कोर के मध्य है। अब ये चीजें आपको दिख रही होंगी। अब ये आपके पास एक पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो दिख रहा होगा। इसी डायग्राम को हम बनाने की कोशिश करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड का समय मुझे दीजिए। सभी साथियों को राम राम। चलें, बनाते हैं इसको, डायग्राम को हम। सबसे पहले ये जो हिस्सा है जो हम बना रहे हैं, ये देखें, ये आपने एक हिस्सा बनाया है पृथ्वी का। अब इसके अंदर जो ये सबसे ऊपरी भाग है इसको हम कहते हैं भूपटल। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम भूपटल। अब इसकी अगर गहराई की बात करें तो ये लगभग 33 किलोमीटर की गहराई तक माना जाता है, भूपटल हो गया। तत्पश्चात हम पृथ्वी को जो बांटेंगे वो आएगा मेंटल। मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल है, और 6371 किलोमीटर की गहराई तक क्या माना जाता है, कोर माना जाता है। ये तीन प्लेटें हमने डिफाइन करी। इसको भी आगे और ज्यादा क्लासिफाई करना है तो हम अलग रंग का इस्तेमाल करते हुए दो भागों में इसको बांटेंगे। इसमें एक तो आ जाएगा ऊपरी भूपटल, इंग्लिश में कहेंगे अपर क्रस्ट, और ये वाला जो होगा ये हो जाएगा निचला भूपटल, लोअर क्रस्ट। ये अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ रहे हैं, उस समय तक हम तो जानकारी प्राप्त कर रहे थे, हमें पता कैसे लगा। संरचना तो अब बन रही है कि पृथ्वी अंदर से दिखती कैसी है। इसी तरह से मेंटल की बात करें, मेंटल को भी हम दो भागों में बांटेंगे। इसमें एक तो आ जाएगा ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल, और निचले मेंटल या निचला या लोअर मेंटल जिसको आप कहें। ये कहां तक है, तो लगभग 700 किलोमीटर तक तो क्या है, ऊपरी मेंटल है, और 700 से 2900 तक क्या आएगा, निचला मेंटल आएगा। इसी तरह से कोर को भी हम दो भागों में डिफाइन करेंगे। कोर में एक तो आ जाएगा बाह्य कोर जो कि किस अवस्था में है, तरल अवस्था में, बाह्य कोर या अंतरतम, हिंदी में कहेंगे अंतरतम, बाह्य कोर जो कि 5150 किलोमीटर की गहराई तक है। और जो आंतरिक कोर है जो कि सॉलिड अवस्था में, जहां पी तरंगे अत्यधिक गति धारण कर लेती है, आंतरिक कोर जिसको कहेंगे, ये है 5150 से 6371 किलोमीटर। ये हो गया। अब असमर्थता की बात की जाए तो असमर्थता की हम यहीं से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो पहले तो हम दो असमर्थता की बात करेंगे। देखिए, जो भूपटल और मेंटल है, इन दोनों को जो असमर्थता अलग कर रही है इसको कहते हैं मोहोविरिक असमर्थता। मोहोविरिक डिसकंटिन्यूटी, अशांतता या असमर्थता। इसी तरह से मेंटल और कोर को जो पृथक कर रही है डिसकंटिन्यूटी, उसको हम कहेंगे गुटेनबर्ग असमर्थता। गुटेनबर्ग असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, ये दो डिसकंटिन्यूटी हो गई। नेक्स्ट हम कोनार्ड के बारे में बात करें तो कोनार्ड असंबद्धता हमें देखनी है अभी। तो ये जो ऊपरी मेंटल, उम्मीद है कलर आपको दिख रहा होगा, ऊपरी भूपटल और निचले भूपटल के मध्य जो डिसकंटिन्यूटी है वो है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी।
कलर चेंज कर लेते हैं। गोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता किसके मध्य मिलेगी आपको? तो ऊपरी भूपटल और निचले भूपटल के मध्य, ये वाली। इसी तरह से जो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल है, इसके मध्य जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम कहते हैं रेप्टी असंबद्धता। रेप्टी अशांतता, डिसकंटिन्यूटी। और जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य डिसकंटिन्यूटी है, उसको हम कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन असंबद्धता। इतनी बातें। अब इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में देनी है कि ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल, सियाल से बना है, ऊपरी सीमा से बना है निचला भूपटल, हमें पता है। ऊपरी भूपटल होगा जो ग्रेनाइट प्रदान होगा। अगर डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी निकल कर आएगी, अगर डेंसिटी 2.65 से 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से निचले भूपटल की है 2.95 से 2.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पूरे मेंटल की डेंसिटी की बात की जाए तो ये है 4.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कोर की बात की जाए तो 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनकी क्या है? डेंसिटी। यही अगर स्टेट्स की बात की जाए तो कौन कौन सी अवस्था में है, तो सबसे पहले आप ऊपरी भूपटल की बात करें तो ऊपरी भूपटल जो है वो किस अवस्था में मिलेगा? ठोस अवस्था में देखने के लिए मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि पी और एस तरंगे दोनों इसमें गमन करती है। इसी तरह से फिर मैं बात करना चाहूंगा आपसे निचले भूपटल की, तो निचला भूपटल जो है वो भी किस अवस्था में मिलेगा आपको? ठोस अवस्था में देखने के लिए मिलेगा। तत्पश्चात आप देखेंगे जो ऊपरी मेंटल है, इस ऊपरी मेंटल की अवस्था कैसी है? तो ये भी आपको ठोस अवस्था में देखने के लिए मिलेगी। किंतु इसी में 100 से 200 किलोमीटर के मध्य ये वाला जो हिस्सा है, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई वाला जो हिस्सा आपको देखने के लिए मिलेगा, 100 से 200 किलोमीटर की गहराई वाला जो हिस्सा है, यह हमारा रहता है अर्ध तरल मंडल, एस्थेनोस्फीयर। इसको हम कहते हैं प्लास्टिक दुर्बल मंडल या अर्ध तरल मंडल, या यही वो अवस्थ जगह है जहां पर लो वेलोसिटी जोन है, LVG इसको हम कहेंगे, जहां पी और एस तरंगे दोनों विद्यमान है, उपस्थित है, लेकिन इनकी गति क्या हो रही है? कम हो रही है। इसके बाद गति वापस से बढ़ी। अर्ध तरल मंडल कितने किलोमीटर है? तो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर आपको क्या मिलेगा? अर्ध तरल मंडल देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे ऊपरी सॉरी निचला मेंटल। तो जो निचला मेंटल है इसको हम मध्य मंडल की संज्ञा भी देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? मध्य मंडल की संज्ञा भी हम इसको देंगे। एक सेकंड का समय दें। ये है मध्य मंडल। 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। पी और एस तरंगे दोनों विद्यमान है। गति गहराई पर बढ़ेगी, यानी कि कैसी अवस्था होगी? ये भी आपको किस अवस्था में देखने के लिए मिलेगा? सॉलिड स्टेट में मिलेगा, ठोस अवस्था में देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह से अगर हम बाह्य कोर की बात करें तो बाह्य कोर में आप देखेंगे केवल और केवल कौन सी तरंग गति करेगी? केवल और केवल पी तरंगे जो है वो बाह्य कोर में गमन करेंगी, लेकिन एस जो है तरंगे वो गमन नहीं करेगी। अतः इसे कौन सी अवस्था में माना गया है? इसे आप तरल अवस्था में स्वीकार करते हैं। यह तरल अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में। इसी तरह से जो हमारा अंतरतम है, अंतरतम जो आंतरिक अंतरतम है, जो कोर है, वो किस अवस्था में स्वीकार किया गया है? तो यह ठोस अवस्था में स्वीकार किया गया, क्योंकि यहाँ पी तरंगों की गति में पुनः वृद्धि होती है और पी तरंगे जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गमन करना शुरू करती है, प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करना शुरू करती है। और यहाँ पी तरंगे विद्यमान है, सॉलिड स्टेट में है, निफे प्रदान संरचना है, निकल और फेरस मिलेगा। और जो पृथ्वी के चुंबकत्व और पराचुंबकत्व का जो गुण है वो किसके कारण है? तो बाह्य कोर के कारण पृथ्वी के चुंबकत्व और पराचुंबकत्व का गुण जो है देखने के लिए मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकत्व, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? तो मैग्नेटिक फील्ड है बाह्य कोर के कारण, जो कि किस अवस्था में है? तरल या लिक्विड फॉर्म में। ये है संपूर्ण जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। प्राप्त किससे करी हमने? हमने प्राप्त की है सिस्मोग्राफी विधि के माध्यम से। जब सिस्मोग्राफी विधि का अध्ययन किया गया, पी, एस और एल वेव्स का अध्ययन किया गया, स्टडी की गई, तब हमें ये संरचना की जानकारी प्राप्त हुई।
अब आपको लिखना हो, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि भई आपको कह दें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाइए, तो आपने एक डायग्राम बना और ये डायग्राम बनने के बाद आप लिखेंगे भूपटल। भूपटल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित करने वाली डिसकंटिन्यूटी कौन-सी है? तो कोनार्ड असममितता है। भूपटल 0 से 33 किलोमीटर की गहराई तक माना जाता है। औसत घनत्व की बात करोगे 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर, 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पी और एस तरंगें दोनों गमन करेंगी और यह किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। यह जो भूपटल है, यह मेंटल से मोहविरिक असममितता से पृथक होता है या पृथक होने का कार्य मोहविरिक असममितता द्वारा किया जाता है। हो गया भूपटल। इतना ही तो लिखना है अपने को। इसके बाद मेंटल की बात करें, मेंटल को देख लें। मेंटल जो है इसको 2 भागों में बाँटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मंडल को दुर्बलता मंडल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 100 से 200 किलोमीटर के मध्य प्लास्टिक दुर्बल मंडल स्थित है, जिसे लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। यहाँ पी और एस तरंगे दोनों उपस्थित तो हैं, किंतु दोनों की गति में क्या आती है? क्रमशः कमी आती है, अतः इसे अर्ध तरल अवस्था में स्वीकार किया गया। यहीं पर मेग्मा की निर्माण होता है, यहीं से मेग्मा की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके पश्चात जो मेंटल है उसको 2 भागों में बाँटा गया था, तो निचला मेंटल जिसको हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई पर है और इस मध्य मंडल में पी और एस तरंगे दोनों की गति फिर से गहराई के साथ बढ़ती है, तो इसे ठोस अवस्था में स्वीकार किया गया। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी। मेंटल और कोर को पृथक करने का कार्य गुटेनबर्ग असमर्थता करती है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को पृथक करने का कार्य रेपटी असमर्थता करती है। लिख दिया आपने। फिर कोर की बात आए तो यह पृथ्वी का एकदम केंद्रतम हिस्सा है, जिसको 2 भागों में बाँटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर जो है, यह तरल अवस्था में स्वीकार किया गया है क्योंकि इसमें केवल भूकंप की पी तरंगें प्रवेश करती है, जबकि एस तरंगें प्रवेश नहीं करती और एस तरंगें जिन स्थानों में प्रवेश नहीं करती, उस स्थान को तरल माना जाना चाहिए। अतः पृथ्वी का बाह्य कोर क्या है? तरल अवस्था में है और इस बाह्य कोर के कारण ही पृथ्वी का चुंबकत्व और पराचुंबकत्व का जो गुण है, वो रिप्रेजेंट होता है। पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति समझी जाती है, होती। इसके बाद आप आंतरिक कोर की बात करोगे तो पृथ्वी के केंद्र 5150 से पृथ्वी के केंद्र तक आप इसमें मेंशन कर सकते हैं किलोमीटर की गहराई को। 51 से 50 से 6371 किलोमीटर तक कोर है, आंतरिक कोर है और ये जो कोर है, यह ठोस अवस्था में है, निफे प्रधान है क्योंकि यहाँ पी तरंगें सर्वाधिक गतिशील हो जाती है, अतः गहराई बढ़ने के साथ पी तरंगों की गति बढ़ रही है, यानी कि यह सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में। आंतरिक कोर और बाह्य कोर को पृथक करने का कार्य लेहमैन असममितता, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी करती है। ये हो गई आपकी सारी की सारी चर्चा किसके बारे में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। किस प्रकार से पृथ्वी हमें दिखाई दे रही है, किस प्रकार से आप पृथ्वी को समझ रहे हैं। क्लियर है? ये सारी बातें आपके आज की कक्षा की रहने वाली है। तो ये हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। एक बार आप सभी इस डायग्राम को फिर से देख लें कि हमने भूपटल को लिया और एक चीज़ ध्यान रखना स्थल मंडल क्या होता है? तो 0 से लेकर यानी कि यहाँ से ए पॉइंट से लेकर और जो आपका 100 किलोमीटर गहराई तक स्थल एरिया है, इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? लिथोस्फीयर है। आगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, तो स्थल मंडल में ही दरारें पड़ेगी। हालाँकि आपने एक डायग्राम पीछे समझ भी लिया और स्थल मंडल में जो दरारें पड़ेगी, वही आपके बड़े-बड़े महाखंडों में विभाजित होकर आपके लिए क्या बनाएँगी? प्लेटों का विकास करेगी और फिर वो प्लेटें आपस में गति करेगी, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी गति करेगी। वहीं से आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, स्थल मंडल जो है, वो है 0 से 100 किलोमीटर की गहराई। भूपटल क्रस्ट की बात करोगे तो वो कितना है? 0 से 33। एक पॉइंट यहाँ ये भी ध्यान रखना कि भूपटल की मोटाई महाद्वीपीय भागों में अधिक होगी, वहीं सागरीय भागों में 5 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलती है। बहुत ही पतला भूपटल रह जाता है। क्योंकि आप देखें यहाँ चौड़ाई अधिक है, जो लगभग 33 किलोमीटर 35 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी, वहीं ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? अपेक्षाकृत पतला। क्लियर? और निचला भूपटल किस प्रधान संरचना से बना होगा? बेसाल्ट प्रधान संरचना होगी। ऊपरी भूपटल किससे बना होगा? तो हमें पता है किससे बना होगा, ये होगा आपका ग्रेनाइट प्रधान संरचना से बना। ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूगर्भिक जो संरचना है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आज के विषय हम समाप्त यहीं करते हैं। कल हम अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं फिर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हरित एजुकेटर।